दोस्तों आज 15 जून है और आज के दिन G7 समिट का लास्ट डे था और 3 दिन से समिट आपका चल रहा था 13, 14 और 15 जून। और आज समिट आपका ख़त्म हुआ और समिट में कई सारी बातों पर डिस्कशन किया गया। समिट ना सिर्फ G7 कंट्रीज़ की वजह से न्यूज़ में था, बल्कि समिट में जो कई सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कई सारे क्लाइमेट और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उन पर चर्चा की गई। और मोदी जी ने लगातार 5वीं बार इस समिट में पार्टिसिपेट किया, तो उनके जाने से भी हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर और ओवरऑल करंट अफेयर्स के लिए समिट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे G7 क्या है, G7 समिट क्या है, G7 समिट या G7 वर्क कैसे करता है, G7 समिट 2024 कहाँ हुआ, उसमें क्या चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है एग्ज़ाम के हिसाब से, और इंडिया और G7 का क्या रोल है और इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है G7 के लिए। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, जो समिट अभी ख़त्म हुआ है आज, वो समिट है द 50th G7 समिट, जिसका लोकेशन है बोर्गो एग्नाजिया फसानो इन अपूलिया, इटली। इटली में एक हॉलीडे रिट्रीट है, जो कि एक बहुत ही प्राइवेट हॉलीडे रिट्रीट है, हर किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। वहाँ पर 13 जून से लेकर 15 जून को किया गया और ये G7 का 50th सम्मेलन था, जो कि अभी किया गया है। ये पिक्चर पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है कल की, ये पिक्चर है G7 के आउटरीच समिट की, जिसमें अपार्ट फ्रॉम द G7 मेंबर्स, इसमें जो और कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया गया है, उनकी भी फ़ोटो, उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, चाहे मोदी जी रहे हों, चाहे बाकी देशों के लोग आए हों। इसके अलावा यहाँ पर सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पोप हैं, पोप फ्रांसिस हैं, और इनकी यहाँ पर उपस्थिति, इनकी यहाँ पर प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही हैज़ बिकम द फर्स्ट पोप हु हैज़ अटेंडेड दी G7 समिट। इससे पहले कोई भी पॉन्टिफ, कोई भी पोप समिट में नहीं आया था, तो ये पहले ऐसे पोप दोस्तों जो हैं वो बने हुए हैं। तो आइए ज़रा इसका चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। सबसे पहले सवाल आता है कि G7 बेसिकली होता क्या है। G7 ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही कोई ग्रुपिंग है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके एंड द यूएस। इन 7 मेंबर्स के अलावा यूरोपियन यूनियन इसका एक वर्किंग मेंबर है। हालांकि यूरोपियन यूनियन कभी भी इसका ना तो सेक्रेटेरिएट बनता है और ना ही कभी इसको होस्ट करता है। होस्ट करने वाली कंट्रीज में से इनमें से 7 से ही हम यहाँ पर चूज करते हैं। फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन साइड, हर समिट में जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और जो काउंसिल के जो कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम G7 की बात करें तो 1973 एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये समिट बना था, ये ग्रुप बना था। बेसिकली हुआ क्या था कि 1970s के आसपास फोर्थ अरब इजराइल वॉर हुई थी, जिसमें जो उस समय का ओपेक था, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरेबिक पेट्रोलियम कंट्रीज, OAPEC, उन्होंने ऑयल सेल करने से या ऑयल को एक्सपोर्ट करने से खास तौर पे कनाडा, साउथ अफ्रीका, USA, UK, इन कंट्री से मना कर दिया था, बिकॉज इन कंट्रीज़ ने इजराइल का सपोर्ट किया था। उस क्राइसिस को देखते हुए कंट्रीज़ ने डिसाइड किया, क्यों ना हम मिलकर एक ग्रुप बनाएं और अपने मुद्दों पर काम करें और ओवरऑल वर्ल्ड में हम अपने इश्यूज़ को, ओवरऑल इश्यूज़ को एड्रेस करें। इसके लिए पहला समिट कराया गया एट रैम्बुलेट, फ्रांस में, जो कि पहला आपका समिट था। उस समिट के मेंबर्स थे फ्रांस, US, UK, जर्मनी, जापान, इटली। उसके 3 साल बाद 1976 में कनाडा को भी इसमें ऐड किया गया और 1977 में यूरोपियन यूनियन भी इसका एक वर्किंग मेंबर के तौर पर आया। इसके बाद रशिया, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल इसका मेंबर था, वो मेंबर बना 1997 में 2013 तक। लेकिन 2014 में G7 कंट्रीज़ ने, जो G8 था एक टाइम पे, उन्होंने रशिया को हटा दिया, बिकॉज रशिया पर आरोप था कि रशिया ने इलीगल तरीके से जो क्रीमिया रीजन है, जो कि यूक्रेन के अंदर आता था, एलिजिडली बाय एज पर द G7 नेशंस, उसको उसने एक्वायर किया था और इस वजह से रशिया को G8 से रिमूव कर दिया गया और ये जो G8 ग्रुप था वो G7 बन के सामने आया। ये जो आपके सामने एक फोर्ट दिख रहा है, ये वेन्यू था पहले G7 समिट का, जो कि फ्रांस में चैटू दे रैम्बुलिट नाम है इसका, वहां पर इसे होस्ट किया गया था।
अब सवाल बनता है सर कि G7 वर्क कैसे करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, G7 कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, G7 का कोई सेक्रेटेरिएट एज सच नहीं है, ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि G20 की बात करें तो वो भी एक ग्रुपिंग है, वो भी कोई संगठन नहीं है एज सच। यहाँ पर क्या होता है कि हर साल साल की शुरुआत में जनवरी में 1 जनवरी को जो उस साल का होस्ट होता है, जो उस साल का लीडर होता है, चेयर होता है, वो G7 समिट की तैयारी शुरू करता है और हर साल रोटेटिंग बेसिस पर एक मेंबर आउट ऑफ G7 जो है उसे ये होस्ट करने के राइट्स दी जाती हैं। इस साल जनवरी 1 2024 में इटली बना द प्रेसिडेंसी ऑफ द G7 समिट, और ये 7वीं बार था जब इटली को प्रेसिडेंसी आपकी दी गई। और G7 ने ये अब प्रेसिडेंसी जो है वो अब देगा जापान, ये प्रेसिडेंसी जो है वो अब देगा कनाडा को इस साल के एंड में December 31 को। पिछले साल का समिट विच वॉज द 49 समिट वो हुआ था जापान में हिरोशिमा में, और अब वहाँ से शिफ्ट होकर हुआ इटली में हुआ आज, और अब अगले साल ये कनाडा में G7 का 51st समिट जो है उसे होस्ट किया जाएगा। G7 समिट की बात करें तो G7 समिट जब खत्म होता है तो एक कम्युनिक को कहते हैं कम्युनिकेशन, एक अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें उस समिट में किन चीज़ों पे चर्चा हुई, समिट में किन चीज़ों पर डिसीजन आया, किन चीज़ों का अनाउंसमेंट होगा, एक प्रॉपर डिटेल डिस्कशन का एक डॉक्यूमेंट कम्युनिक के नाम से जारी किया जाता है। समिट में जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं 7 कंट्रीज़ के, उसके शेरपास बनाते हैं। शेरपा अगर आपको पता होगा तो G20 में भी हर हेड ऑफ द स्टेट के साथ, हर देश के पीएम या प्रेसिडेंट के साथ एक शेरपा होता है, एक उसका डेप्यूटी होता है जो उसके एब्सेंस में या उसके बिहाफ पर नेगोशिएशंस और डीलिंग करता है। तो जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें शेरपास का रोल होता है और वो एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट, जो कि इस समिट विजिट करते हैं। तो ये पूरा एक खेल होता है जिसके ज़रिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के बाद उसी दिन लास्ट डे जो एक हैंडिंग ओवर सेरेमनी होती है, जैसे कि इस साल आपका इटली है वो अब अगले साल कनाडा को इस साल वो हैंड ओवर करेगा ताकि अगले साल G7 समिट कनाडा में हो सके। अब आइए जानते हैं कि इस बार के समिट में क्या खास था। इस बार के समिट की बात करें तो इस बार के समिट में सबसे पहले तो आइए मेंबर्स देख लेते हैं कि वो कौन से हेड ऑफ द स्टेट हैं जो इस बार आए। तो फ्रॉम कनाडा वी हैड जस्टिन ट्रूडो द प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम फ्रांस वी हैड इमैनुअल मैक्रोन अगेन द हेड ऑफ द स्टेट, फ्रॉम जर्मनी चांसलर ओलाफ शॉल्स पहुंचे, जापान से प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, फ्रॉम यूके ऋषि सुनाक द प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फिर जो होस्ट थी इस बार की गियोर्गिया मेलोनी, वो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, फिर ईयू कमिश्नर प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, और ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स मिकेल, वो इस समिट के अंदर जो है वो इस बार उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा 12 कंट्रीज को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें अगर आप देखेंगे सेंटर में मोदी जी हैं वो भी थे। इसके अलावा अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडिया, जॉर्डन, कीनिया, मॉरिटानिया, वेटिकन सिटी, वहाँ से पोप फ्रांसिस आए थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूक्रेन, टर्की, टूनिशिया, टोटल में 12 देश यहाँ पर आए थे। एक थोड़ा सा फन फैक्ट है, दुनिया का सबसे जो छोटा कंट्री है वो वेटिकन सिटी है, उसको भी इस बार उसको रिप्रेजेंट किया था पोप फ्रांसिस ने इस पर्टिकुलर समिट में। इसके अलावा जो पिछली बार का आपका क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था जो हुआ था आपका यूएई में, वो भी इस बार इनवाइट हुआ था। इनफैक्ट यूक्रेन को भी इनवाइट किया गया था और यूक्रेन के साथ आगे चलकर डील भी यहाँ पर दोस्तों की गई थी। इनके अलावा दोस्तों कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया गया है, उनमें अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, IMF, OECD, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक थे। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट आकिनूमी अदेसेनिया थे, IMF के प्रेस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्रिस्टालिना ग्योर्गीवा हैं, OECD के सेक्रेटरी जनरल मातियास कोरमान है, अंटोनी गतरेज UN के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के अजय पाल सिंह बांगा हैं। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस बार इनवाइट हर साल की तरह किया गया था। अब अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू का नाम है बोर्गो इग्नाजिया, जो कि एक लग्जरी रिजॉर्ट है, स्पा है इन दी सावेलेतरी रीजन ऑफ फसानो। अगर आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिएगा
कि जो फर्स्ट डे था समिट का था वहाँ पर फर्स्ट डे सवलतेरी में एक स्काई डाइविंग इवेंट को देखने भी G7 के देश गए थे। उसमें मोदी जी नहीं गए थे, मोदी जी पहुंचे 14 जून को, और वहाँ पर स्काई डाइविंग का एक इवेंट हुआ जहाँ पर जो स्काई डाइवर था वो इटली का जो फ्लैग है उसको लेकर उसने लैंड किया था। तो उस वजह से भी सवलतेरी जगह जो है वो न्यूज़ में थी। ये जो रिजॉर्ट है उसे ओन करते हैं आल्दो मेली पिग्नानो, जो कि फॉर्मर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, और इसका नाम लिया गया है फ्रॉम अ नियर बाय आर्कियोलॉजिकल साइट नातिया में, वहाँ पर नाम है इसका बोर्गो इग्नाजिया, उससे नाम लिया गया है। ये लाइमलाइट में आया था 2012 में जब पॉपुलर सिंगर जस्टिन टिम्बरलेक और एक्ट्रेस जेसिका बियल ने शादी की थी यहाँ पर। इसके अलावा मडोना जो ग्रेट लेजेंडरी फिनोमिनल पॉप सिंगर है यूएस की, वो भी कई बार यहाँ पर विजिट करके ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट ग्योर्गिया मिलोनी जो है वो भी फ्रीक्वेंट यहाँ पर हॉलीडे पे आती हैं। और इस बार न्यूज़ में है बिकॉज जो 50 G7 समिट है वो भी यहीं पर ऑर्गेनाइज आपका किया जा रहा है। अब सवाल आता है कि सर इस समिट में किन मुद्दों पर डिस्कशन किया गया। तो बेसिकली देखिए ये 6 मुद्दे थे। पहला था अफ्रीका, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट। अफ्रीका में कैसे हम क्लाइमेट पर फोकस कर सकते हैं, एनर्जी पे फोकस कर सकते हैं, डेवलपमेंट फोकस कर सकते हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जो इशू चल रहा है आपका, चाहे वो अरेबिक, चाहे वो गाजा का या मिडिल ईस्ट का या येमेन का इशू हो। रशिया का जो एग्रेशन है वॉर में अगेंस्ट यूक्रेन, उसके बारे में बातचीत की गई। माइग्रेशन एक अहम मुद्दा है खासतौर पे यूरोपियन यूनियन के लिए या फिर कंट्रीज लाइक इटली और यूके के लिए, जहां पर मास लेवल पर माइग्रेशन हो रहा है। फिर इंडो पैसिफिक, जिसमें इंडिया और जो इंडिया चाइना सराउंडिंग रीजन उसकी बात आती है और उसको कैसे सुरक्षित करना है। और आखिरी में एआई को लेकर बात हुई, और जैसा मैंने पहले कहा अफ्रीका मेडिटेरियन को लेकर भी इस बार बातचीत की गई, जहां पर जो मसला है रेड सी का, जो पूरा एक वहां पर इशू चल रहा है हाउतीज का, उसकी चर्चा भी यहां पर की गई। तो वन बाय वन आइए जरा इसको जो इंपॉर्टेंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रशिया का जो अग्रेशन है अगेंस्ट यूक्रेन, उसको लेकर एक तो मुलाकात की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की, पीएम मोदी जी ने भी, लेकिन बाइडेन साहब ने मुलाकात की यूक्रेन के साथ, और बाइडेन साहब ने और यूएस ने यूक्रेन के साथ 10 साल का अग्रीमेंट किया है जिसमें वो उनको F-16 के समेत कई और आर्टिलरी और जेट्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा $50 बिलियन का सपोर्ट दिया जाएगा बाय G7 नेशंस, जो कि फंडिंग होगा यूक्रेन को, ताकि जो एक उसका वॉर है अगेंस्ट, उसका जो ऑफेंस है अगेंस्ट रशिया वो स्ट्रांग हो सके। फिर दोस्तों मिडिल ईस्ट एंड गाजा की बात की गई। पता होगा आपको कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जो मिलिटेंट ग्रुप है हमस, उसने अटैक किया था और बेदर्दी से हत्या की थी। उसके बाद इजराइल ने किया रिटेलिएशन, जिसके बाद गाजा पट्टी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो गाजा स्ट्रिप है इस पे इशू चल गया था, और यहीं पर एक राफा करके क्रॉसिंग है जो कि एंट्री एग्जिट पॉइंट है गाजा में, वहां पर भी अटैक हुआ था एलिजेड बाय इजराइल, जहां पर कई सारे बच्चों की डेथ भी हुई थी। तो उसको लेकर चर्चा की गई, और ओवरऑल जो पूरा इशू है उसको लेकर यहाँ पर दोस्तों जो है वो चर्चा की गई इन द मिडिल ईस्ट एंड गाजा, जिसको की डिस्कशन में लाया गया। फिर दोस्तों अफ्रीका के बारे में बात की गई। सबसे पहले तो G7 कंट्रीज ने कमिट किया है कि वो $420 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे अफ्रीका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन एनर्जी में। इसके अलावा G7 के लिए एक अपूलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अगर आपको याद होगा, अपूलिया वही जगह है जहां पर ये आपका समिट हो रहा है, तो उसी के नाम पर ये नाम लिया गया है। और इस पर्टिकुलर समिट के जरिए कैसे हम फूड सप्लाई प्रोवाइड कर सकें अफ्रीका को, फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए ये इनिशिएटिव को G7 कंट्रीज ने आपका लॉन्च किया था। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में उन्होंने फोकस किया चाइना के साथ, कि वो चाहते हैं कि चाइना के साथ रिश्ते बने रहे। उन्होंने इस बात का भी मेंशन किया कि चाइना सपोर्ट कर रशिया को, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी वो चाइना के साथ रिश्तों को बेटर और स्टेबल करना चाहते हैं। उस चर्चा को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो G7 नेशंस ने कहा कि खास तौर पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर ट्रेड को बढ़ाना है और सबके लिए बराबर मौका मिलना चाहिए, खास तौर पे ग्लोबल साउथ में, खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर। फिर जो कमिटमेंट्स थे क्लाइमेट को लेकर, एनर्जी को लेकर, उस पर कायम है। फॉर एग्जाम्पल 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है 2030 तक। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसे हॉल्ट करना है, रिवर्स करना है 2030 तक, उस पर भी यहाँ
पर डिस्कशन किया गया। और आखिरी माइग्रेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा था, बिकॉज खास तौर पे अफ्रीकन नेशन से बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं यूरोप और डेवलप्ड कंट्रीज में, उसको लेकर चर्चा की गई। चर्चा में कहा गया कि हमें स्मगलिंग जो है माइग्रेशन में, जहां पर इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स आ रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, G7 कंट्रीज में, उसको रोकना होगा और तरीके से उन्हें माइग्रेशन कराना होगा। यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो बहुत क्लियर हैं अपने माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर। आप स्क्रीन पे देखिएगा, एक तो उन्होंने ये देखिए, ये इटली है, ठीक है, और ये आपका अल्बानिया है, ठीक। इटली अल्बानिया ने अभी एक अग्रीमेंट किया है, ठीक है, जिसमें वो अल्बानिया में ही लोग को रोकेगा, वहां पर फिल्टरिंग करेगा और फिर माइग्रेशन पे काम किया जाएगा। उन्हें उन्हें ऑटोमेटिकली इटली में अलाउ नहीं किया जाएगा एंट्री करने के लिए। तो ये बाल्कन देश है आपका अल्बानिया का, उसके साथ अग्रीमेंट हुआ ताकि माइग्रेशन पे रोक लग सके। इसके अलावा इटली ने अफ्रीका के साथ एक मैटेई प्लान लॉन्च किया है, जहां पर उसने कहा है कि अफ्रीकन माइग्रेंट्स को इटली नहीं आना है, हम पैसा लगाएंगे आपके देशों में। फॉर एग्जांपल $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा लोन्स के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन पैसा लगेगा। इसके लिए इटली ने प्लेज किया है 3 बिलियन यूरो का टू अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, करीब $2.5 बिलियन का टू अदर फैक्टर्स, और इसके लिए एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। और कंट्रीज जहाँ पर की फोकस किया जाएगा वो कंट्रीज हैं आपकी मोरक्को, अल्जीरिया, इजिप्ट, कीनिया, मोजाम्बिक, रिपब्लिक कॉन्गो, जहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये 4 साल के लिए मटेई प्लान आपका चलेगा और इसे एक्सटेंड भी किया जाएगा। बेसिकली एक ब्रिज है अफ्रीका और यूरोप के बीच, और इससे जो माइग्रेशन का इशू है अफ्रीका से, उसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि इटली और अल्बानिया एग्रीमेंट हुआ माइग्रेशन को लेकर ताकि यहीं पर माइग्रेशन रोका जाए। दूसरा, इटली ने लॉन्च किया है मटेई प्लान पहले, जिसमें अफ्रीका में ही वो डेवलपमेंट करेगा ताकि वो लोग इटली ना आ सके, वो उनका माइग्रेशन उनको ना करना पड़े। दूसरा है यूके में भी रवांडा एक कंट्री है अफ्रीकन, जिसको लेकर एक लॉ पास किया गया है वहाँ के पार्लियामेंट में, जहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई इलीगल तरीके से रवांडा से आएगा यूके में तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर ऋषि सुनाक और जॉर्जिया मेलोनी सेम पेज पे हैं। दोनों ने एक सुर में कहा कि हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि माइग्रेशन इशू सिर्फ यूरोप का नहीं है या सिर्फ डेवलप कंट्रीज का नहीं है, लेकिन वहाँ एक बड़ा इशू ज़रूर है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा जो है वो दोस्तों की गई। अब इसके अलावा भी एआई को लेकर बात किया गया। इसके अलावा एक एआई को लेकर बात किया गया। सिमिलरली एक G7 कोलिशन लॉन्च किया गया माइग्रेशन को लेकर ताकि मिलकर ये माइग्रेशन को सॉल्व कर सके। अब आते हैं मुद्दे पर जिसके लिए आपने वीडियो देखा है, और वीडियो में जिसके पिक्चर देख के आप आए हैं वो पिक्चर है मेलोडी और मोदी जी की। मतलब इंटरेस्टिंग है, वायरल फोटो है, जहाँ पर एकदम ही जेंजी की तरह जॉर्जिया मेलोनी जो है वो सेल्फी ले रही हैं, सेल्फी वीडियो बना रही हैं विद आर वेरी ओन पीएम मोदी जी। और मोदी जी का चेहरा भी बहुत ही खिला खिला आपके सामने दिख रहा है। उनको भी खुशी हो रही है कि चलो यार, काफ़ी लीडर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फनिंग और स्पोर्ट और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा वो फन लविंग भी है। तो G7 और इंडिया की बात करते हैं। देखिए, इंडिया का ये 11वीं बार है जब इंडिया ने G7 में पार्टिसिपेट किया समिट में, और लगातार 5वीं बार मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। इस बार तो न्योता आया था मेलोनी मैडम से कि आप आइए, और मोदी जी ने जो 14 जून को G7 का आउटरीच समिट था उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके दौरान G7 कंट्रीज ने अनाउंस किया है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि आपका सी के रूट से, रोड के रूट से, या फिर इवन एयर के रूट से जो कॉरिडोर बन रहा है ऑफ सप्लाई चेन, उसको वो चाहते हैं। और इसके लिए जो उनका एक G7 का एक जो इनिशिएटिव है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, वो जो PGII है इसको सपोर्ट करेगा ताकि ये जो इनिशिएटिव है जिसे G20 समिट में इंडिया में पिछले साल आपका अनाउंस किया गया था, उसको G7 ने फिर से रिटरेट किया है कि वो इसे लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। अब सवाल बनता है कि इंडिया, मतलब G7 को इंडिया क्यों चाहिए, मतलब वाई डज G7 नीड इंडिया। देखिए, सबसे पहले इंडिया जो है वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। जापान को बहुत जल्द वो रिप्लेस करेगी, और G7 नेशंस में सिर्फ US और जर्मनी बचेंगे जिनसे हमारी इकॉनमी छोटी होगी।
बाकी जितने भी और देश हैं, चाहे आप कनाडा की बात करो, इटली की बात करो, जापान की बात करो, उन सब से, यूके की बात करो, उन सब से हमारी इकोनॉमी बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर से देख लीजिएगा, बिकॉज ये रीज़न है पहले तो इनवाइट करने का कि भाई बड़ी हम इकॉनमी बन चुके हैं। दूसरा एक टर्म है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ एक टर्म दिया गया है टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ही डिस्पराजिंग, बहुत ही डिमीनिंग टर्म था, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ तो बहुत मतलब है इंडिया, लेकिन डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ चुका है, तो ग्लोबल साउथ नाम दिया है टू डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ग्लोबल साउथ में चाइना तो जाहिर सी बात है ज़्यादा नहीं भरोसे का है, तो इंडिया हैज़ बीन फाउंड एज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। इसी वजह से वो इंडिया को चाहता है, और साथ ही साथ चाइना को इकोनॉमिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर और जियोपॉलिटिकल लेवल पर वो घेरना चाहता है, कंटेन करना चाहता है, ताकि उसका जो एक एक्सपेंशन है अफ्रीका में, बाकी देशों में, उसको वो रोक सके। तो इसलिए इंडिया को G7 इतना मानता है। दुनिया मतलब की है, मतलब ही दुनिया है, तो सब मतलब है। अच्छी बात है सर, हमारा कद बढ़ा है और यहाँ पर इसीलिए इंडिया को बार बार जो है वो इनवाइट दोस्तों किया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की G7 समिट क्या है, G7 क्या है, इस बार का समिट में क्या था, वेन्यू क्या था, क्या क्या चीज़ें हुई। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना वीडियो को आप लोग गलती से भी ना भूलेगा, ताकि आप लोग कर सके। बाकी दोस्तों आज लास्ट डे है, यस 33 हमारा कोड है, इस कोड को यूज करके आप हमारी सेवा को जो है वो अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस, बाय बाय।